नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम सेमेस्टर 4 की ही जो हमारी जो कह सकते हैं पहली पुस्तक राजनीति विज्ञान की है, तुलनात्मक राजनीति, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसके बारे में मैं आपको सारे के सारे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपके लिए इतिहास की वीडियो बनाई है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ऐसे ही राजनीति विज्ञान की पहले पहली पुस्तक करेंगे और उसके बाद दूसरी बुक के भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके एक एक करके उसको कर लेंगे, क्योंकि ये हर साल क्या हो रहा है, आ रहे हैं एग्जाम में, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा तो रिजल्ट देखो आता ही रहता है, बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, स्कोर करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या होती है, यानी तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए तुलनात्मक राजनीति आखिर में होती क्या है। तुलनात्मक राजनीति वह राजनीति होती है जिसके अंतर्गत किसी एक देश की राजनीति की तुलना किसी दूसरे देश की राजनीति से की जाती है। अर्थात कहने का मतलब साफ तौर पे ये बताया गया है, जैसे अगर हम किसी एक देश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वहां पे कौन सा सिस्टम है, वहां पे लोग कैसे हैं, कौन सी नीतियां चल रही है या कैसे शासन किया जा रहा है, इसकी तुलना हम दूसरे देश की राजनीति से करते हैं। और एक एक चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों को व्यक्त करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, इसके कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, एक एक करके उसको पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति के दो दृष्टिकोण पाए गए, ठीक है। पहले लंबात्मक कह सकते हैं स्वरूप, ठीक है। अब ये क्या है, देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में किसी एक देश के अंदर हम उसकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है या प्रांतीय सरकार है, ये जितनी भी सरकार होती है वहां पर इनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। नंबर 2 जिसे कहते हैं क्षैतिज स्वरूप, यानी इस प्रकार के स्वरूप में साफ तौर पे बताया जाता है कि किसी एक देश की सरकार जो है दूसरे देश की सरकार के साथ उसके क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में उसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र, मतलब कि जब हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कई सारी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत सरकार, न्यायपालिका, संसद या अनेक प्रकार की प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन करवाया जाता है, यानी ये संस्थाएं क्यों बनाई गई है, इसकी क्या जरूरत है, क्या नीतियां हैं, क्या फैसले, इन सब के बारे में इसमें हमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। नंबर 2 राजनीतिक दल और समूह, सीधी सी बात है, तुलनात्मक राजनीति में हमें राजनीतिक दल के बारे में बताया जाता है, समूह के बारे में बताया जाता है, यानी कि कौन कौन से राजनीतिक दल है, पार्टिसिपेट कौन कौन से करेंगे या कितने समूह है और उनकी इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 3 नीतियां और कार्यक्रम, ऑब्वियस ही बात है ना, हमें कई सारी नीतियों के बारे में भी पता चलेगा, कार्यक्रम के बारे में भी पता चलेगा, कौन सी नीतियां बनाई जा रही है, कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, इन सब के बारे में इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। नंबर 4 राजनीतिक संस्कृति और मूल्य, यानी इसके अंतर्गत साफ तौर पे ये बताया जाता है कि तुलनात्मक राजनीति जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी मानी गई है, इसमें हम हर देश की राजनीतिक और कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत को बचाने का प्रयास करते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। अर्थात एक देश की संस्कृति के बारे में अगर हम सीखते हैं तो हम दूसरे के बारे में भी आसानी से क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। राजनीतिक विकास और परिवर्तन, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अनेक प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाता है, या किस सिस्टम के माध्यम से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, कौन कौन सी नीतियां चला सकते हैं, इन सब के बारे में भी इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी तुलनात्मक राजनीति में एक देश का दूसरे देश के साथ किस प्रकार का संबंध है, इसके बारे में भी अध्ययन करवाया जाता है। तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं, तुलनात्मक राजनीति की अनेक प्रकार की विशेषताएं हो सकती है। नंबर 1 तुलनात्मक विश्लेषण, अर्थात साफ तौर पे इसमें यह बताया जाता है कि एक देश की राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, दूसरे के बारे में अध्ययन करते हैं और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। नंबर 2 विविधता का अध्ययन, यानी साफ तौर पे यह बताया जाता है कि तुलनात्मक राजनीति में विविधता का अध्ययन करवाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की नीति और अनेक प्रकार के फैसलों को महत्व दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, ये जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में हम अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक प्रकार के कह सकते हैं सिस्टम के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तीसरा है महत्व, अर्थात साफ तौर पे ये बताया जाता है तुलनात्मक राजनीति में हमें उसके महत्व के बारे में पता चलता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर इससे हमें क्या महत्व, क्या फायदा होने वाला है, या फिर किस प्रकार हम इस सिस्टम से अपने देश की नीतियों को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के महत्व में कई सारी चीजें हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 राजनीतिक समझ, यानी सीधी सी बात है, तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं तो राजनीति के बारे में समझ मिलती है, कौन सा सिस्टम बेहतर है, कौन सा सिस्टम बेहतर नहीं है। नीति निर्माण, देश के लिए जरूरी नीतियां या कह सकते हैं देश के लिए जो भी हमारे लिए जरूरी से जरूरी नीतियां होंगी उसको बनाने का अधिकार किसके पास होता है, हमारे पास होता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि कौन से देश के सिस्टम के तहत हम अपनी चीजों को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं।
वैश्विक राजनीति, एक देश के बारे में अगर आप पढ़ते हो और उसके साथ दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे कर करके हर देश के बारे में पढ़ोगे तो विश्व की राजनीति का तो अध्ययन हो ही जाएगा। इसी प्रकार हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि जितनी भी ये नीतियां हैं उसके तहत हम अपने आप को ज्यादा बेहतर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे विश्व की राजनीति का क्या हो जाता है, अध्ययन हो जाता है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन था, चलते हैं दूसरे की तरफ। तुलनात्मक राजनीति में तुलना क्यों की जाती है? अर्थात साफ तौर पर यह देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि तुलनात्मक राजनीति जो होती है इसके अंतर्गत तुलना क्यों की जाती है। तो तुलना करने के अनेक प्रकार के तरीके देखे गए हैं। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1, समझ बढ़ाना, यानी तुलनात्मक राजनीति इसलिए अध्ययन किया जाता है ताकि हम एक दूसरे के बीच में लोगों की समझ को क्या कर सके, बेहतर कर सके। नंबर 2, समानताओं और अंतरों की पहचान, अर्थात साफ तौर पे बताया गया एक देश की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो हर एक प्रकार की राजनीति का अध्ययन करने के बाद हमें साफ तौर पे पता चल जाता है कौन सी राजनीति हमारे लिए सही है और कौन सी राजनीति हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें इसके बीच में अंतर करने में यानी डिफरेंस करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। नीति निर्माण में सुधार, साफ तौर पे बताया गया कि हम कई सारी नीतियां बनाने में भी क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। कौन सी नीति हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी नीति हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, किस नीति के तहत हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमें इसमें क्या करवाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। राजनीतिक विकास की भविष्यवाणी, अर्थात देखो मैं इसको ना बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। मान के चलो अगर मेरे को किसी एक सिस्टम के बारे में पहले से पता है कि ये सिस्टम जो है इससे ये फायदा होता है और ये नुकसान हो सकते हैं, एक देश ने वो सिस्टम को अपनाया और उसको फायदा हुआ, तो मुझे पहले पता चल गया अगर मैं ये सिस्टम अपनाऊंगा तो मेरे को फायदा होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मान के चलो मुझे पता चला इस देश ने ये सिस्टम अपनाया है तो इससे इसको बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो लोकतंत्र को देखकर हमने अपने देश में लोकतंत्र स्थापित कर लिया, तो इससे हमें फायदा हुआ। तो हमें भविष्यवाणी के बारे में पहले से पता चल गया ना कि देश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। नंबर 2, जिसे कहते हैं तानाशाही सिस्टम। ठीक है, यानी कि मान के चलो तानाशाही डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, अगर किसी देश में डिक्टेटरशिप चल रही है और वहां पर अगर हम उस सिस्टम को ये देखते हैं कि वो इस प्रकार चल रहा है तो उसको भी हम बेहतर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये सारी नीतियां, ये सारे फैसले इसमें क्या किए गए, बताए गए। तो हम अभी वर्तमान में रहकर अपने भविष्य की क्या कर सकते हैं, अपने भविष्य की पहचान कर सकते हैं, कौन सी चीज हमारे लिए सही और कौन सी चीज हमारे लिए सही नहीं। वैश्विक राजनीति, अर्थात साफ तौर पे हमें इसमें ये पता चल जाता है कि वैश्विक राजनीति क्या है, विश्व में क्या चल रहा है, सिस्टम किस प्रकार बेहतर है, सिस्टम किस प्रकार लोगों की चीजों को बेहतर करता है, इन सारी चीजों के बारे में इसमें हमें क्या करवाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति के कई सारे स्वरूप होते हैं। हम एक देश की राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, दूसरे देश की राजनीति उसकी तुलना कर देते हैं और कौन सी हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। तुलनात्मक पद्धति के कई सारे लाभ हो सकते हैं, यानी कि जब भी हम तुलनात्मक पद्धति की बात करते हैं तो इसके हमें कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले गहन समझ, गहराई से हमें हर चीज के बारे में जानने को पता चल जाता है कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा क्या है, बेहतरीन है। नंबर 2, नई अंतर्दृष्टि, यानी अगर हम देश की राजनीति के बारे में बात करते हैं तो हमें नई प्रकार की कह सकते हैं राजनीति के बारे में पता चलता है कि वो राजनीति किस प्रकार की है और उस नीति को चलाने से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। सिद्धांतों का परीक्षण, अर्थात हम साफ तौर पर तो ये पता कर ही लेते हैं कि कौन सी नीति हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी नीति हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसीलिए हर प्रकार की नीति को हम देखने के बाद हर प्रकार की चीजों को और ज्यादा बेहतर करने का क्या कर पाते हैं, प्रयास कर पाते हैं। तुलनात्मक पद्धति में कई सारी ना चुनौतियां हो सकती है। जब भी कभी हम एक देश की राजनीति के दूसरे देश की राजनीति से तुलना करते हैं तो कई बार हमें क्या हो जाती है, दिक्कत आती है। कौन कौन सी दिक्कत है, 3-4 है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, मामलों की तुलना में कठिनाई। अब देखो ना, सीधी सी बात है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमने क्या किया, 4 दुकानों में अपने कपड़े के लिए पता किया कि एक जगह पर शर्ट 400 की मिल रही है, एक जगह 300, 200, 250। ठीक है, अब ऐसा होता है कि 4 जगह पे तो हम कंपैरिजन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 40 दुकानें हैं तो उसमें कंपैरिजन करने में दिक्कत होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर तुलना करने में भी हमें क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नंबर 2, समानता और अंतरों की पहचान। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि कई सारी समानताओं के बारे में पता चल जाता है और उनके बीच में क्या क्या अंतर है उनके बारे में भी हमें क्या हो जाता है, अध्ययन हो जाता है। नंबर 3, पक्षपात, यानी एक देश की राजनीति की तुलना करने के पश्चात हमें साफ तौर पर पता चल जाता है कि वो नीति हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, क्योंकि अगर उस नीति के तहत हम चीजों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तभी जाकर हम अपने सिस्टम को और ज्यादा क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट है जटिलता। कई बार तुलनात्मक राजनीति हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं होती, क्योंकि तुलना करने में हमें कई सारे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो उसको भी हम और ज्यादा बेहतर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जिससे हम लोगों के बीच में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, चलते हैं तीसरे की तरफ। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है संसदीय प्रणाली क्या होती है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लोगे ना तो आगे आने वाले क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। संसदीय प्रणाली वे प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत सारे के सारे फैसले संसद में लिए जाते हैं
और हर एक फैसले के तहत आप अपने आप को बढ़ा सकते हो, अपने राज्य को, अपने देश को या अपनी किसी समुदाय को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। तो संसदीय प्रणाली वह प्रणाली जिसमें सारी की सारी शक्ति संसद के पास है। हर चीज की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कानून में सुधार करने की शक्ति, यहाँ तक कि कोई भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको उनके पद से हटाने तक की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। तो उसी संसदीय प्रणाली के बारे में हमें क्या करना है? विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। संसदीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमारे देश की, भारत की बात कर रहा हूँ। तो लोकसभा के अंतर्गत अगर साफ तौर पे देखा जाए तो जितनी भी नीतियां होती है, जितने भी फैसले होते हैं, वो लोकसभा में भी लिए जाते हैं और राज्यसभा में भी। तो जो लोकसभा होते हैं उसमें लोकसभा में जो हमारा प्रमुख दल का जो मेन व्यक्ति होता है उसे पीएम कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री क्या करता है? हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करने का काम करता है। तो इसीलिए उन सारी चीजों के बारे में हमें क्या करनी है? बात करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक करके इसके बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले है संसद की सर्वोच्चता। किसी भी स्तर पर अगर देखा जाए संसद सर्वोच्च है, संसद के पास सारे अधिकार है, हर चीज की कह सकते हैं अधिकारों को उन्हें क्या दी गई है? महत्वता दी गई है। नंबर 2, कार्यकारी शाखा की जवाबदेही। अर्थात साफ तौर पे अगर देखा जाए तो कार्यकारी शाखा क्या होती है? यानी कि जितने हमारे आईएएस आईपीएस जितने भी व्यक्ति हैं, इन सबके लिए जो काम वगैरह किया जा रहा है, तो अब देखा जाए इसके साथ साथ सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो बहुत ज्यादा इससे क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री की भूमिका साफ तौर पे बताया गया, भाई बहुमत दल के नेता के रूप में उसे चुना गया अगर, तो उसे हमें हमारी जरूरतें, हमारी सारी चीजों को पूरा करने का क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इसीलिए देखा जाए तो प्रधानमंत्री की भूमिका और ज्यादा क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। संसदीय प्रणाली के लाभ। सबसे पहला लाभ क्या है? जवाबदेही। अगर आप संसद में जनता द्वारा चुने गए हो तो इसका मतलब आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा और उसी जवाब के थ्रू आप अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर कर पाओगे और सारे के सारे लोगों के बीच में जितनी भी नीतियां हैं उन सबको वो दूर करने का, खत्म करने का भी क्या कर सकते हैं? प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बात करते हैं स्थिरता की। स्थिरता का मतलब क्या है? अगर संसद में सरकार और कह सकते हैं न्यायपालिका दोनों मिलकर अगर काम करती है तो स्थिरता बनी रहती है और इसके साथ साथ देश में जनता के लिए अच्छे अच्छे नियम भी बनते हैं। लेकिन अगर देश में जनता के लिए अच्छे नियम नहीं बनते तो वो चीज जनता के लिए क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है। इसीलिए अगर वो अच्छे काम कर रही है तो दोनों के बीच में क्या बनी हुई है? स्थिरता बनी हुई है। नंबर 3, प्रतिनिधित्व। संसद के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन सबको चुना गया है और वो सब हमें लीड करने के लिए, हर चीज को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो ये चीज भी इन्होंने क्या की है? बताई है। तो वो सारे के सारे नेता हमारे लिए कह सकते हैं जवाबदेही देते हैं और हमें जवाबदेही के साथ साथ हमारी चीजों को बेहतर करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। संसदीय प्रणाली की चुनौतियां। तो सबसे पहली चुनौती क्या है? कि सरकार की अस्थिरता भी हो सकती है। यानी जब कभी गठबंधन सरकार बनती है, यानी दो या दो से ज्यादा अधिक कह सकते हैं दलों की मिलकर सरकार बनती है, तो उस टाइम पर कुछ दल क्या करते हैं? अपनी नीतियों को मानने से इनकार करते हैं। तो उस समय पर हमें क्या हो सकती है? हमें दिक्कत हो सकती है। तो जितने भी बहुमत दल के नेता हैं उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। और क्यों गलत हो सकता है? जैसे मान के चलो सरकार गिर सकती है। जैसे अगर एक पार्टी अपनी नीतियां लागू करना चाहती है और दूसरी पार्टी उस नीतियों को लागू नहीं करना चाहती, तो मजबूरी में आकर क्या करना पड़ेगा? उन्हें सरकार को तोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से कई बार क्या हो जाती है? सरकार गिर जाती है। पार्टी विहिप। अब देखो पार्टी का अध्यक्ष होता है, जैसे एक बात करते हैं ना स्कूल में प्रिंसिपल ने जो आदेश दिया सबको मानना पड़ता है, ऐसी करके पार्टी विहिप होता है। इसका मतलब क्या होता है? विहिप एक ऐसा आदेश होता है जिसके तहत अगर किसी पार्टी अध्यक्ष ने या पार्टी हेड ने सभी लोगों के लिए, सभी मेंबर्स के लिए एक आदेश जारी किया है तो उनको ये मानना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या है? बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए लोगों को इस वजह से उनकी पार्टी छोड़नी भी पड़ सकती है। तो इसीलिए ये चीज को भी बताया गया है। तो सारे के सारे लोगों को मजबूरी में आकर क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। विधायिका की कमजोरी। जब आपकी राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विधायिका कमजोर होती है तो भी आपको दिक्कत होगी और इन्हीं सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए जो भी नेता वगैरह होते हैं वो अपनी सारी नीतियों को क्या करते हैं? चलाने का प्रयास करते हैं और उसको और ज्यादा बेहतर करते हैं। लास्ट है भ्रष्टाचार। अगर देश के अंतर्गत भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और लोगों के बीच में जो कह सकते हैं समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए देश के अंतर्गत जितनी भी नीति होती है, जितने भी फैसले होते हैं उसमें उसको वो सुधारने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, सब हो जाएगा, पेपर आसानी से कर लोगे। अब जो आपका अगला क्वेश्चन वो है अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है। देखो बहुत आसान आसान है, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे इन सारे के सारे टॉपिक्स को खत्म करें ताकि अगली वीडियो की तरफ चल सके।
अध्यक्षात्मक प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और बाकी सारी नीतियां होती है, उन सबके फैसलों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। इसीलिए अध्यक्षात्मक प्रणाली के तहत सारी की सारी नीतियों को हम पूरा करने का कोशिश करते हैं। जैसे इसमें एक अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के पास है, सारी की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास है, हर चीज के लिए जिम्मेदार वो है, हर चीज को बेहतर करने के लिए कौन है, राष्ट्रपति ही है। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक करके इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में विशेषताएं क्या है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति के पास विशेष प्रकार की शक्ति होती है, देश का प्रमुख होता है, सारी की सारी नीतियां चलाता है और सारी की सारी जरूरतों को पूरा करने का क्या करता है, प्रयास करता है। संसद से स्वतंत्रता, अर्थात साफ तौर पे बताया गया राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि संसद जो है ना, संसद से भी बड़ा है राष्ट्रपति, और वो अपनी नीति चलाता है, अपने फैसले लेता है। संसद ने जो कानून बनाए उस पर वो क्या लगा सकता है, रोक भी लगा सकता है, ये उसके पास क्या है, अधिकार है। निश्चित कार्यकाल, राष्ट्रपति के पास उसका खुद का निश्चित कार्यकाल होता है 5 साल तक, 5 साल से पहले उसे कोई भी क्या नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। अब सरकार गिरे, 2 बार बदले, 4 बार बदले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल। हर देश का अलग अलग है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे। अब जो आपकी अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इसके कुछ लाभ है। सबसे पहला लाभ है स्थिरता, यानी देश के अंदर स्थिरता बनी रहती है और सारे के सारे फैसले जल्दी में लिए जा सकते हैं, यानी कोई भी इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं, अपने फैसलों को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। दूसरा है निर्णय लेने की गति। निर्णय लेने की गति का मतलब क्या है कि आपके जितने भी डिसीजन होंगे उसको आप और ज्यादा बेहतर कर पाओगे। एग्जांपल के लिए मान के चलो, जितनी भी नीतियां, जितने भी फैसले हैं उसमें निर्णय लिए जा रहे हैं। निर्णय का मतलब क्या है, डिसीजन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब देश में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, आतंकवादी हमला हो गया, बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, तो उस टाइम पर ना अगर संसद में बिल पास किया जाएगा तो एक एक की मंजूरी होगी, कुछ लोग मना करेंगे, ये करेंगे, तब तक ना वहां के लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइम पर कह सकते हैं राष्ट्रपति का जो अधिकार होता है वो तुरंत ही क्या कर सकता है, फैसला ले सकता है, क्योंकि अकेले को फैसला लेना, और तुरंत क्या कर सकता है, इसके बारे में एक्शन ले सकता है। स्पष्ट जवाबदेही, समटाइम्स ऐसा होता है कि सारे के सारे जो नेता वगैरह हैं उसमें राष्ट्रपति को या फिर सारे के सारे सरकार को क्या करना पड़ता है, जनता को स्पष्ट रूप से क्या देनी पड़ती है, अपनी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ती है। तो उसके बारे में भी इसमें क्या किया गया, बताया गया। अध्यक्षात्मक प्रणाली की कुछ चुनौतियां हो सकती है, यानी इसकी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस है। नंबर 1, शक्तियों का संघर्ष। सारी की सारी शक्ति अगर राष्ट्रपति के पास होती है तो कई बार वो अपनी नीतियां भी चलाने लगते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जनता उस चीज से क्या हो जाती है, नाखुश हो जाती है। जवाबदेही की कमी, समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मान के चलो जब सारे के सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास है तो वो कई बार क्या नहीं करते हैं, जवाबदेही भी नहीं देते हैं, तो इस वजह से भी उनकी बहुत ज्यादा क्या होती है, उन्हें दिक्कत होती रहती है। तो ये भी सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई गई। नेक्स्ट है अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब क्या है कि कई बार सरकार तो बनती है लेकिन कई बार गिर भी जाती है, और इस वजह से कह सकते हैं लोगों के बीच में जो भी नीतियां बनाई गई हैं उसमें बहुत ज्यादा इनको क्या आती है, दिक्कतें आती है। ठीक है, और सरकार गिरने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन था, अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली क्या है। अभी तो हमने संसदीय प्रणाली पढ़ी थी, बस इसे ब्रिटेन से संबंधित कर दो, क्योंकि अगर आप सबको मैं एक राज की बात बताऊं तो वो क्या है, वो यही तो है कि हमने जो अपना सिस्टम लिया कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है, तो वो सारी चीजों के बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की भी क्या है, विशेषता है। सबसे पहला संसद की सर्वोच्चता, यानी संसद सबसे बड़ी है और उसके पास नियम बनाने का अधिकार है और नियमों में बदलाव करने का भी क्या है, अधिकार है। नंबर 2, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, यानी साफ तौर पे बताया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सारे के सारे फैसलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका पूरा ग्रुप उसकी क्या करता है, मदद करता है, जिसमें आप क्या कह सकते हैं, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर कह सकते हैं रक्षा मंत्री, कई सारे मंत्री, यानी पूरी मिनिस्ट्री होती है। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। जवाबदेही, चुना किसने, हमने, इन्हें, तो यही हमें क्या करेंगे, जवाबदेही देंगे। तो इसीलिए साफ तौर पर बताया गया कि जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में यहाँ पर क्या किया जाता है, जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाती है। तो जिन लोगों को हमने चुना है वो हमें क्या करेंगे, जवाब भी देंगे। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के लाभ, साफ तौर पे ये बताया गया कि ब्रिटिश की संसदीय व्यवस्था के क्या है, कुछ लाभ भी हो सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन की जो संसद है उसके कुछ लाभ क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जवाबदेही, यानी कि जनता को क्या करना पड़ता है, इन्हें जवाब देना पड़ता है। ये फैसला सही करते हैं तो भी जवाब देना है, और गलत करते हैं तो भी इन्हें क्या देना पड़ता है, जवाब। सेकंड पॉइंट है स्थिरता। इसका मतलब क्या है, साफ तौर पे कि जो सरकार है ना उसे कह सकते हैं संसद का समर्थन प्राप्त होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि वो जनता के लिए लाभकारी क्या बना सकती है, नीतियां बना सकती है, क्योंकि इन्हें एक लिमिटेड टाइम के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। प्रतिनिधित्व, इन सारे के सारे नेताओं को हमने चुना है, वो सारे नेता हमारे लिए क्या करते हैं, सारी की सारी छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में उन्हें क्या करना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की चुनौतियां, जो संसदीय व्यवस्था की चुनौतियां उसमें से कुछ तो सेम ही है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, ब्रिटेन के नजरिए से बताना है, पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो सबसे पहला है सरकार की अस्थिरता। कई बार क्या होता है, जब गठबंधन की सरकार होती है तो सरकार गिरने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसी वजह से क्या होता है, सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाती।
संसद की भूमिका, कई बार ऐसा होता है कि सरकार और संसद के बीच में ना बातचीत नहीं हो पाती है, बन नहीं पाती, तो इस वजह से भी क्या होता है, जनता के लिए लाभकारी जो नीतियां बनानी होती है वो क्या नहीं हो पाती, बन नहीं पाती। संसद की सर्वोच्चता, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, संसद सर्वोच्च है, उसके पास सारे फैसले करने का अधिकार है, सारी की सारी नीतियां चलाने का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं एक एक करके। कानून संबंधी शक्ति है, यानी इनके पास कानून बनाने का पूरा क्या होता है, अधिकार होता है, वो सारी नीतियां चला पाते हैं, सारे फैसले कर पाते हैं और धीरे धीरे करके अपनी सारी चीजों को बेहतर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। दूसरा है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां का मतलब क्या है कि इनके पास कार्य करने का अधिकार होता है और सारे के सारे जितने भी जो भी आपके गवर्नमेंट में लोग होते हैं उन सबको आदेश देने का भी इनके पास क्या होता है, अधिकार होता है। तो इसीलिए इनके पास कार्यपालिका मतलब देश को चलाने का इनके पास क्या होता है, पूर्ण अधिकार होता है। वित्तीय शक्तियां, इनके पास पैसों से संबंधित कह सकते हैं बिल बनाने का अधिकार है, मतलब कोई भी कानून अगर इन्हें पैसों से संबंधित बनाना है तो उस पर भी इनके पास क्या है, अधिकार है। संविधान संशोधन, इनके पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है ताकि अपनी सारी नीति को, सारे फैसलों को और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास कर सके और जो नीतियां जनता के लिए बनाई गई थी अगर वो लाभकारी है तो उसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर वो लाभकारी नहीं होगी तो उसे क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। न्यायिक शक्तियां, यानी साफ तौर पर बताया गया कि इनके पास न्याय करने का अधिकार है, चाहे वो जनता के लिए होना चाहिए। अब जनता के लिए किसी भी हद पर अगर देखा जाए तो न्याय उन्हें मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे करके वो अपनी सारी चीजों को और क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। संसद की सर्वोच्चता की सीमा, यानी कि संसद जो है ना उसके ऊपर ना हम कुछ क्या लगा सकते हैं, रोक भी लगा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। संविधान का संघात्मक स्वरूप, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो संविधान है उसका संघात्मक स्वरूप है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी नीतियां बनाई जाती है, जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सरकार के लिए लिए जाते हैं और कई बार क्या होता है कि दोनों सरकार मिलकर क्या कर पाती है, जनता के लिए लाभकारी नीतियां नहीं बना पाती, तो इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है, तो इसलिए देश को चलाने में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। लिखित और कठोर संविधान, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा संविधान भी कठोर है, लिखित है, और इस वजह से कह सकते हैं उसमें बदलाव करने में क्या आती है, दिक्कतें आ जाती है। तो इस वजह से कह सकते हैं ब्रिटेन के सिस्टम में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, दिक्कत आती है। मूल अधिकार, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी जनता होती है उसके पास मूल अधिकार है और उनके मूल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, संसद की है, तभी जाकर वो चीजों को बेहतर कर पाएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि आपको दोबारा से कह सकते हैं, पुनरावलोकन मतलब न्याय करने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है कि अगर कोई फैसला लिया गया है वो जनता के लिए लाभकारी होता है और अगर फैसला नहीं लिया गया तो जनता के लिए क्या नहीं होता, वो लाभकारी नहीं होता। राष्ट्रपति का निषेधाधिकार, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी फैसले में क्या कर सकता है, अपनी इन्वॉल्वमेंट निभा सकता है और किसी भी काम को रोक सकता है, तो ये उसके पास क्या है, अधिकार है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले की तरफ। संवैधानिक राजतंत्र की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, यानी संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है। देखो संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, पहले राजतंत्र के बारे में बताता हूँ। राजतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें एक राजा होता है, सारी नीतियां उसके पास होती है, सारे फैसले वो लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ संविधान के अनुसार अगर वो काम करते हैं ना तो उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। यानी जब राजा के राज्य में जो जनता है वो लोकतंत्र की मांग करती है तो कई बार राजा क्या करता है कि संविधान ले आता है और सारे के सारे नियम जो होते हैं संविधान के अनुसार होते हैं और जो भी फैसले होते हैं संविधान के अनुसार ही क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। संवैधानिक राजतंत्र की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, राजा की प्रतीकात्मक भूमिका, मतलब राजा सबसे बड़ा होता है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं उस पर कुछ क्या लगाई जाती है, कुछ सीमाएं लगाई जाती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सबसे बड़ा बताया जाता है और राजा अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर कुछ हद तक क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई। सरकार की जवाबदेही, अगर सरकार जनता के लिए कुछ नियम बनाती है तो उस नियम में राजा का भी कह सकते हैं रोल होता है, वो थोड़ी बहुत उसकी इंपॉर्टेंस होती है और उससे पूछा जाता है कि हाँ जनता के लिए नियम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसीलिए संवैधानिक राजतंत्र में जो कह सकते हैं जनता का भी होना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। राजनीतिक तटस्थता, इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, राजा राजनीति से दूरी बना के रखता है क्योंकि जनता के लिए अगर लाभकारी फैसले नहीं लिए जा रहे हैं तो राजा की शक्तियों पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। संवैधानिक राजतंत्र के लाभ, सबसे पहला स्थिरता, यानी कि देश में कई बार क्या होता है, स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है और राजा को संसद के नियमों के साथ यानी संविधान के नियमों के साथ क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। एकता का प्रतीक, यानी चाहे संसद हो चाहे राजा हो, दोनों को क्या करना पड़ता है, जनता के बीच में एकता बना के रखनी पड़ती है, तभी जाकर चीजों को हम और ज्यादा क्या कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं और देश में एक ऐसा सिस्टम लागू हो जाता है जो सभी के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति, यानी कि जो भी पॉलिटिकली कह सकते हैं अगर देखा जाए इंटरफेरेंस होता है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति ला सकते हैं। यानी जो जनता है उसके बीच में जो राजा है उसे उनकी जरूरतों को पूरा करना ही पड़ेगा और वो किसी भी काम से क्या नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। संवैधानिक राजतंत्र की कुछ चुनौतियां हैं, यानी उनको भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। राजा की भूमिका की अस्पष्टता, यानी जो राजा की भूमिका है उसकी अस्पष्टता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि राजा जनता के लिए काम नहीं करता तो जनता राजा के खिलाफ क्या करती है, जनता विद्रोह भी कर सकती है, यानी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। संविधान की व्याख्या, कई बार क्या होता है राजा ना जब परेशान हो जाते हैं ना संविधान से तो कई बार वो अपनी नीति चलाने की कोशिश करते हैं और संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने का क्या करते हैं, प्रयास, कि हम अपनी तरफ से वापस से क्या करेंगे, अपना सिस्टम चलाएंगे और
जो कह सकते हैं प्रशासन है उसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, खत्म। आधुनिकीकरण की चुनौती, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि आधुनिकीकरण की चुनौती का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है समय के साथ हमें नए नए फैसले लेने पड़ते हैं, तो इस वजह से उस टाइम पर भी हमें क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। जन समर्थन की कमी, जब राजा अपनी मर्जी से सारी नीतियां लेता है, अपने सारे फैसले लेता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो जनता है उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है और जो भी लोग हैं वो राजा का क्या नहीं करते, समर्थन नहीं करते। इस वजह से राज्य के समाप्त होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये था आपका संवैधानिक राजतंत्र, बहुत शॉर्ट में था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? एकात्मक प्रणाली वह प्रणाली है जो अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरह ही होती है, जिसमें सारी की सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास होती है, वो अपनी ही मर्जी से अपनी सारी नीतियों को चलाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो एक एक करके उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। केंद्र सरकार की सर्वोच्चता, यानी कहने का मतलब क्या है, केंद्र सरकार सबसे बड़ी होती है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं, सारे फैसले लेने के, सारी नीतियां चलाने के उनके पास क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। एकल संविधान, यानी कहने का मतलब क्या है, पूरे देश में एक ही संविधान लागू किया जाता है, उसी के अनुसार सारे फैसले लिए जाते हैं और सारी की सारी जनता के लिए, भलाई के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी इसी के अंतर्गत की जाती है। केंद्र सरकार की शक्तियां, कहने का मतलब क्या है कि जो केंद्र सरकार है देश की सबसे बड़ी सरकार होती है, राज्य को कह सकते हैं अपने साथ जोड़ के रखती है और जनता के लिए भलाई वाले कार्य करती है और देश को टूटने से हमेशा क्या करती है, बचाती है। एकात्मक प्रणाली के कुछ लाभ है उसके बारे में बात करते हैं, यानी अगर हम इसे सिस्टम को देश में लागू करते हैं तो इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। एकता और एकीकरण, कहने का मतलब क्या है, देश में एकता बनी रहेगी और सभी के बीच में एकीकरण की व्यवस्था को महत्व दिया जाएगा। निर्णय लेने की गति, जब केंद्र सरकार देश की बड़ी सरकार है तो निर्णय लेने में हमेशा उन्हें क्या हो जाती है, ज्यादा तेजी हो जाती है और इसलिए वो ज्यादा जरूरी क्या कर पाते हैं, लोगों के लिए निर्णय ले पाते हैं। सरकार की स्थिरता, कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास सारे सारे अधिकार होते हैं, तो वो देश में लोगों के लिए फैसले तो लेती है लेकिन सभी के बीच में क्या बना के रखती है, स्थिरता बना के रखती है, ताकि कोई भी जो राज्य की सरकार है वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो देश के लिए क्या हो सके, हानिकारक। कम खर्च, अगर देश में एक ही जो सरकार है, सबसे बड़ी सरकार है, वो सारे फैसले ले रही है, तो इस वजह से क्या होता है, सरकार चलाने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आती है और इस वजह से हम उनके बीच में नीतियों को और ज्यादा कम करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। स्पष्ट जवाबदेही, केंद्र सरकार सबसे बड़ी सरकार है तो उसको स्पष्ट जवाब देने का भी क्या है, पूरा अधिकार है, तो वो सारी नीतियां भी चला लेती है और फैसले भी कर पाते हैं। एकात्मक प्रणाली की कुछ चुनौतियां होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। क्षेत्रीय विविधता की बुराई, एकात्मक प्रणाली में जो सरकार होती है वो पूरे देश के लिए समझती है और किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं समझती, तो इस वजह से क्या होता है, उस एरिया के लोगों को इससे बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की कमी, यानी जो स्थानीय स्तर पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उसकी क्या होती है, कमी होती है, इस वजह से भी बहुत ज्यादा क्या बनी रहती है, लोगों के बीच में दिक्कतें बनी रहती है। ये भी आपका बहुत ज्यादा शॉर्ट में क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुदलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? बहुदलीय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत सारे के सारे फैसले बहुत सारे कह सकते हैं दलों के साथ लिए जाते हैं, यानी एक देश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक दल नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बहुत सारे दल है। जैसे भारत में तो 750 से ज्यादा दल है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें बहुत सारी पार्टियां होती है, इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो एक एक करके इसकी भी बात करते हैं। बहुदलीय प्रणाली की विशेषताएं, सबसे पहला कई दल, यानी इस प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे दल हो सकते हैं, 4 5 6 7 10 12 या फिर 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, जितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे दलों की इसमें भूमिका होती है। ठीक है, ये इसका फायदा है। नंबर 2, गठबंधन सरकार, जब बहुत सारे दल होते हैं तो सभी के बीच में गठबंधन सरकार बनती है। कई बार क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है, तो इस वजह से सभी के बीच में क्या होती है, कह सकते हैं गठबंधन सरकार बन जाती है। विचारों की विविधता, यानी जितने भी लोग होते हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा विचार होंगे और जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा विचार है, तो उतने ही ज्यादा कह सकते हैं लोगों की समझ होगी, तो इस वजह से जो फैसला होता है और ज्यादा बेहतर हो पाता है, क्योंकि हर एक पार्टी के नेताओं की क्या ली जाती है, राय ली जाती है। बहुदलीय प्रणाली के लाभ क्या है? विचारों की विविधता, मतलब हर एक में विचारों को देखो, हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, तो ये इसका फायदा यही है कि बहुत सारी पार्टियां हैं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं तो हर एक को यहाँ पर अपनी चीजों को बेहतर करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। जनता की भागीदारी, बहुदल में क्या होता है कि बहुत सारी जनता होती है, हर एक प्रकार के नागरिक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। विचारों की विविधता, यानी हर एक व्यक्ति के जो विचार है उसमें विविधता आ सकती है और लोगों के बीच में जितने भी समस्याएं हैं उसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। स्थिरता और जवाबदेही, यानी जितने भी लोग हैं उनके बीच में स्थिरता बनी रहती है और लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो जवाबदेही को भी क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। बहुदलीय प्रणाली की चुनौतियां, अब इसकी भी चुनौतियां क्या है? सबसे पहला अस्थिरता, बहुत सारे दल है तो सरकार तो बनने में मुश्किल भी होती है भाई, कई बार क्या होता है कि सबकी राय नहीं बनती है, तो इस वजह से क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। गठबंधन सरकारें, कई बार गठबंधन सरकारें बन तो रही है लेकिन कई बार क्या हो जाता है, वो फैसले लेने से मना कर देते हैं, नीतियां चलाने से मना कर देते हैं, ये भी दिक्कत हो जाती है। दलीय भेदभाव, यानी जितने भी लोग हैं उनके बीच में कह सकते हैं जनता को लेकर कह सकते हैं बहुत ज्यादा भेदभाव होता है और उन नीतियों को और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं
लेकिन कई लोगों को तो महत्वता मिल जाती है लेकिन कई लोगों को नहीं मिलती। इसलिए सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या बना रहता है? भेदभाव। भ्रष्टाचार, लोगों के बीच में फैला हुआ भ्रष्टाचार को वो पूर्ण रूप से खत्म करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो वही सारी चीजें इसमें इन्होंने क्या की है? बताई है। तो इसीलिए बहुत सारे दल, इसके कुछ फायदे भी होते हैं और इसके कुछ क्या होते हैं? नुकसान भी। ये भी क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है वो क्या है? हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली पढ़ा था, हमने ये सिस्टम कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। आपको अध्यक्षात्मक प्रणाली पता है तो आप वो भी कर लोगे आराम से, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं और ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है? जरूरी होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली, जिसे अध्यक्षात्मक प्रणाली भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत कई सारे फैसले लिए जाते हैं, कई सारी नीतियां चलाई जाती है और जनता की सारी सारी इच्छाओं को पूरा करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। तो इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, एक एक करके बात करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं, सबसे पहले शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसके पास विशेषाधिकार है, अनेक प्रकार के अधिकार है और उस पर कोई भी क्या नहीं लगा सकता? रोक टोक नहीं लगा सकता। नंबर 2, निश्चित कार्यकाल। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका निश्चित कार्यकाल होता है, वो केवल और केवल 4 साल के लिए चुना जाता है, उससे पहले उसे हटाया नहीं जा सकता। केवल और केवल तब हटाया जा सकता है जब वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम करता है, तब उसे हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। कार्यपालिका की सुदृढ़ स्थिति, यानी उसने पूरे पूरे अगर देखा जाए तो अमेरिका के सिस्टम में कार्यपालिका की जो स्थिति बहुत ज्यादा क्या है? सुधरी हुई है और वहां पे लोगों की जरूरतों को पूरा करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। उत्तरदायित्व का अभाव, यानी सीधी सी बातें यहाँ बताया गया कि जो राष्ट्रपति होता है उसको पूरे स्तर पर उसे छोड़ दी जाती है और कई बार तो वो जनता के लिए क्या नहीं करता है? वो जवाब भी नहीं देते, मतलब उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाती। अध्यक्षात्मक प्रणाली के लाभ, ठीक है, इसके कुछ शासन के कुछ लाभ है। नंबर 1, संकट काल के लिए उपयुक्त, यानी जब संकट वगैरह आता है तो एक ही व्यक्ति को डिसीजन लेने और तुरंत क्या हो जाएगा? फैसला हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। स्थायी कार्यपालिका, यानी सीधी सी बात है, अगर एक व्यक्ति को चुन लिया गया है तो वो लगभग 4 साल तक तो पूरा काम करते ही हैं और अगर वो जनता के लिए लाभकारी नहीं होते तब जाके उन्हें क्या किया जाता है? हटाया जा सकता है। दल बंदी का अभाव, यानी साफ तौर पे बताया गया कि जो दल होते हैं उनका अभाव होता है, वो अपनी मर्जी से सारे के सारे फैसले लेते हैं और इसके साथ साथ दूसरी पार्टी को वो क्या करते हैं? हमेशा नकारने की कोशिश करते हैं और उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये बताया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, यानी जितने भी नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है, यानी उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी और उनको और ज्यादा बेहतर करने का क्या करवाया जाएगा? प्रयास करवाया जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ कमियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हर चीज की कमी होती है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। निरंकुशता का भय, यानी जब राष्ट्रपति को सारे के सारे अधिकार है तो वो कभी भी क्या कर सकता है? लोगों के ऊपर अंकुश कह सकते हैं लगा सकता है और उनसे उनके सारे अधिकार को भी क्या कर सकता है? कुछ समय के लिए छीन भी सकता है, इमरजेंसी वगैरह लगाकर। कठोर शासन, कई बार क्या होता है राष्ट्रपति को सारे अधिकार होते हैं तो वो अपने कठोर फैसले लेता है, कठोर शासन व्यवस्था चलाता है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है? नुकसान भी होता है। शासन में गतिरोध, कई बार क्या होता है उसके फैसले इतने ज्यादा कह सकते हैं जनता के लिए हानिकारक होते हैं कि शासन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाती है, तो इसलिए उसको भी ठीक करने का ये लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखित संविधान की क्या महत्वता होती है, यानी लिखित संविधान क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बात करते हैं। लिखित संविधान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी संविधान होता है क्योंकि वो जनता के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत होता है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं उसके बारे में बात करते हैं। स्पष्टता, यानी लिखित संविधान स्पष्ट रूप से लिखा गया है और सभी जनता के लिए सेम होता है, बराबर होता है। किसी के लिए ये नहीं है कि कुछ व्यक्तियों के लिए ज्यादा इफेक्टिव और कुछ व्यक्तियों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, सबके लिए क्या होता है? संविधान बराबर होता है। निश्चितता, यानी साफ तौर पे बताया गया कि ये निश्चित होते हैं और इनके लिए सारे फैसले लिए जाते हैं कि जो भी जनता के लिए फैसले लिया जा रहा है वो इनके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है। तो सारी चीजें इसके अंतर्गत क्या की जाती है? बताई जाती है। न्यायपालिका की भूमिका, लिखित संविधान में साफ तौर पर बताया गया कि न्यायपालिका सर्वोपरि है और उनकी सारी नीतियों को, सारे फैसलों को सभी जनता को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लिखित संविधान के क्या है लाभ? स्थिरता, मतलब कि जो कुछ भी लिखा हुआ है और आप अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी एकदम से ऐड नहीं कर सकते हो, ना उसे हटा सकते हो, तो इसीलिए जो कुछ भी लिखा है उसी के अनुसार शासन क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, इसी संविधान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, क्योंकि अगर कोई उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो उस पर ये लोग क्या लगाते हैं? रोक लगा सकते हैं। सरकार की जवाबदेही, लिखित संविधान में सारे के सारे नियम तो लिखे गए ना, तो सरकार को क्या करना पड़ता है? जवाब भी देना पड़ता है। इससे उनकी बहुत ज्यादा नीतियां भी चली जाती है, फैसले भी लिए जाते हैं। लिखित संविधान की चुनौतियां, कुछ चुनौतियां भी है। सबसे पहला अपरिवर्तनशीलता, यानी लिखित संविधान में आप उसे पूरी तरीके से कभी बदल ही नहीं सकते, ठीक है। उसमें आप थोड़े बहुत सुधार तो कर सकते हो लेकिन उसका मूल रूप को भी नहीं बदल सकते, तो इसलिए अपरिवर्तनशीलता होती है, यानी उसमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, यानी साफ तौर पे बताएगा कि जितने भी नागरिक होते हैं उनके अधिकारों की यहाँ पर क्या की जाती है? रक्षा की जाती है और उनको बेहतर करने का क्या करवाया जाता है? प्रयास करवाया जाता है। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग, यानी जितनी भी सरकार है उसकी शक्तियों का हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर संविधान में क्या किया जा सकता है? दुरुपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए उनकी शक्तियों पर रोक लगाने के लिए इन्होंने क्या किया? लिखित संविधान बनाया जो जनता के लिए क्या है? फायदेमंद है, क्योंकि आप उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी फैसले ज्यादातर नहीं ले सकते।
संविधान की शिक्षा, यानी संविधान के अंतर्गत संविधान की शिक्षा भी दी गई है और ये भी बताया गया कि संविधान को जनता के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होना चाहिए और जनता के लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लेकिन संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ताकि वो अपने फैसलों को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं अगले की तरफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संघीय व्यवस्था से हम क्या समझते हैं। संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है। मैंने आपको अभी इससे कुछ क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया था, अब दोबारा से आया है तो इसके बारे में डीपली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब दो सरकारें मिलकर काम करती है उसे संघीय व्यवस्था या संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक एक करके इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। शक्ति का विभाजन, यानी कि केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, दोनों के बीच में शक्ति का विभाजन किया जाता है। केंद्र को ज्यादा दी जाती है और राज्य को कम। दो स्तर की सरकार, कई बार क्या होता है कुछ देशों में दो स्तर की होती है, किसमें तीन की होती है, किसी में चार स्तर की होती है। तो भारत में तीन स्तरीय सरकार है। 1992 से पहले दो स्तर थी, केंद्र और राज्य, अब क्या हो गई स्थानीय सरकार भी हो गई। तो इसीलिए भारत में दो स्तर की सरकार को ज्यादा महत्वता दी गई है और केंद्र और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा क्या मिलती है? इंपॉर्टेंस मिलती है। स्वायत्ता, केंद्र सरकार अपनी जगह पे स्वतंत्र है, राज्य सरकार अपनी जगह पे स्वतंत्र है, कोई भी किसी के कामों में क्या नहीं कर सकता? रोक टोक नहीं कर सकता। संघीय व्यवस्था के लाभ, सबसे पहला लाभ क्या है? विविधता का सम्मान, मतलब कि हर एक सरकार अपनी मर्जी से काम कर सकती है और उसका बाकी सबको सम्मान भी करना पड़ेगा, बाकी सबको सारी नीतियां भी सारे फैसले भी उनको देखने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना, यानी कि इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया स्थानीय स्तर पर जो भी छोटे से लेकर बड़े निर्णय होते हैं वो सारे के सारे इन्हें लेने का पूरा क्या होता है? अधिकार होता है। यानी छोटे से लेकर बड़े स्तर के जो भी निर्णय उसमें इनकी क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन, यानी केंद्र सरकार हो गई राज्य सरकार हो गई, दोनों के बीच में संतुलन लाने की क्या की जाती है? कोशिश की जाती है। संघीय व्यवस्था की चुनौतियां, केंद्र और राज्य के बीच में कह सकते हैं विवाद। कई बार क्या होता है? ऐसा होता है कि राज्य सरकार के सारे अधिकार छीन ले जाते हैं तो केंद्र सरकार के साथ उसके विवाद बन जाते हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में क्या नहीं हो पाती? बन नहीं पाती। ठीक है, कई बार बनती है और कई बार नहीं बन पाती। असमानता, यानी कई बार क्या होता है कि राज्य सरकार, कुछ राज्य सरकार को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, कुछ को कम मिलती है, तो इस वजह से भी केंद्र राज्य के बीच में संबंध क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं या फिर कह सकते हैं खराब हो जाते हैं। या फिर एक और एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है केंद्र में जो सरकार है और राज्य में अगर उसी दल की सरकार होती है तो अच्छे से नीतियां बनती है, लेकिन अगर विपक्षी दल की जो सरकार राज्य में होती है तो हमेशा उनके बीच में क्या बने रहते हैं? मतभेद बने रहते हैं। क्षेत्रीय असमानताएं, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए सोचती है और जो राज्य सरकार है वो किसी पर्टिकुलरली एक राज्य के लिए सोचेगी, तो इसलिए इन दोनों के नीतियों में क्या हो सकते हैं? बदलाव हो सकते हैं और फैसलों में कई बार क्या हो सकती है? दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले की तरफ। द्विसदनीय विधानमंडल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी द्विसदनीय विधानमंडल होता क्या है और इसके बारे में बताइए। जब कभी क्या होता है कि देश में तो देखो क्या है, संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जो पूरे देश के लिए नियम वगैरह बनाते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य होते हैं जिसमें एक कह सकते हैं सदन से काम नहीं चलता, इसलिए वहां पर भी दो होते हैं, एक विधानमंडल होता है, विधान परिषद होता है। तो दोनों के बारे में हमें क्या करनी है? बात करनी है। एक एक करके इसके भी पॉइंट्स पढ़ते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल की विशेषताएं, सबसे पहले क्या है? इसमें दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन है और दूसरा क्या है? निम्न सदन। शक्ति का विभाजन, कई बार क्या होता है कि उच्च सदन को अलग शक्ति दी गई और निम्न सदन को अलग शक्ति दी गई, तो दोनों को बराबर बराबर के रूप से क्या कर दी गई? शक्तियां बांट दी गई, जो अपने अपने क्षेत्रों पर क्या कर सकते हैं? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रतिनिधित्व, यानी कि विधानमंडल और विधान परिषद दोनों ही मिलकर अपनी अपनी जनता का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल के लाभ, यानी कि जो दो सदन होते हैं उसके विधानमंडल के क्या है? कुछ लाभ है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके कई कई सारे फायदे हो सकते हैं। पारदर्शिता, दो सदनीय विधानमंडल है, यानी एक अगर कोई गलत काम करता है तो दूसरे को उससे जवाब पूछने का पूरा अधिकार दिया जाता है, इसलिए जनता के बीच में सारी नीतियां सारे फैसले अच्छे से लिए जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान, यानी कि एक अगर एक कह सकते हैं विभाग से गलती होती है तो दूसरा उसके साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। न्यायपालिका की तरह भूमिका, यानी कई बार क्या होता है कि इसमें भी जो फैसले लिए जाते हैं जनता के लिए होते हैं और फायदेमंद होते हैं तो अच्छी चीजें होती है, और फायदेमंद नहीं होते तो उस पर क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। राजनीतिक स्थिरता, यानी जितनी भी जनता है उनके बीच में कह सकते हैं कुछ नियमों पर इनके रोक लगाई जा सकती है और कुछ नियमों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व, यानी इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सभी का क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है, सभी को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल वाले अगर देखा जाए तो कुछ राज्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार, ये सारे वो राज्य हैं जहां पर दो सदन वाली व्यवस्था को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। सरकार के प्रकार, पहला है एकात्मक सरकार, कई बार क्या होता है एकात्मक सरकार होती है किसी एक के चलते, हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, दूसरा संघात्मक सरकार, यानी कि केंद्र भी है और राज्य भी है, यानी दोनों को मिलकर क्या करना पड़ता है? देश को चलाना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली में कौन होता है? राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है और सारे के सारे अधिकार उसके पास होते हैं। संसदीय प्रणाली, ये भी हमने पढ़ा, संसदीय प्रणाली जिसमें संसद के अनुसार सारे के सारे फैसले लिए जाते हैं। तानाशाही सरकार, यानी कि जो तानाशाही सरकार है, अब देखो डिक्टेटरशिप इसे कहा जाता है, यानी कि जिसमें सारे के सारे फैसले
किसी एक कह सकते हैं पावरफुल व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, जनता के लिए लाभकारी भी हो सकते हैं और नुकसानदायक। लोकतांत्रिक सरकार, अब देखो कई जगह पर तो डेमोक्रेसी भी, हमारे देश में भी तो है लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि जिसमें लोकतंत्र के माध्यम से जनता को चुना जाता है और सारी चीजों को बेहतर करने का प्रयास करवाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। संसद के गठन की प्रक्रिया बताइए, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताना है, ठीक है। संसद के गठन की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा राज्यसभा क्या है, हम 11वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से सुनना समझना सब समझ आ जाएगा। संसद का गठन, ठीक है, संसद के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा जो है क्या है, वो आपका कह सकते हैं सबसे पावरफुल सदन है, ठीक है। और जो राज्यसभा है वो क्या है, वो उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। ज्यादा शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है, कम किसके पास है, राज्यसभा के पास है। स्थिर सरकार किसमें होती है, अगर देखा जाए तो आपके राज्यसभा में होती है, और लोकसभा में क्या होता है, अस्थायी सरकार होती है जो कभी भी क्या हो सकती है, गिर सकती है, ठीक है। लोकसभा में 543 प्लस में 2 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 233 प्लस में 12 होते हैं। और जो लोकसभा में 2 है उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, आंग्ल भारतीय, ऐसे व्यक्ति जो आधे भारतीय और आधे किसी और देश के हैं, ठीक है, तो इसीलिए उन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है। और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इन्हीं सबके बारे में हमें धीरे धीरे करके क्या करना है, पढ़ना है। संसद के गठन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले चुनाव, यानी कि सबसे पहले संसद के चुनाव करवाए जाते हैं। अगर राज्यसभा के चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किए जाएंगे, जिसमें क्या होता है, हमने जिन एमएलए को चुना होता है वो सारे एमएलए मिलकर क्या करते हैं, राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनको चुनते हैं, ठीक है। यह अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा में सीधे ही हमने अपने कह सकते हैं नेताओं को क्या किया जाता है, हम चुनते हैं, यानी लोकसभा के एमपीज को जनता चुनती है और राज्यसभा के एमपीज को कौन चुनते हैं, एमएलए वगैरह चुनते हैं। सदस्यों को शपथ ग्रहण, यानी कि जब वो कह सकते हैं हर एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है तो उनको क्या दिलवाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, और उनको अच्छे से काम करने के लिए बोला भी जाता है। संसद का पहला सत्र, संसद के पहले सत्र में हर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने इंट्रोडक्शन देता है और अपने अपने कार्य को बताता है कि हमें इस प्रकार कार्य करना है, इस प्रकार की नीति चलानी, ऐसे ऐसे फैसले लेने। संसद के कार्य, यानी कि संसद के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उन सब में इन्हीं सांसदों की क्या होती है, भूमिका होती है, और वो जनता के लिए महत्वपूर्ण कार्य और जनता को कह सकते हैं और ज्यादा बेहतर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। लोकसभा, अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा क्या है, सबसे बड़ा सदन माना गया है क्योंकि सबसे पावरफुल है ये, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी कुछ रचना है, यानी इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा की रचना, ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552, ठीक है। वर्तमान समय में कितने, 543 प्लस में 2 को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा जो है जनता द्वारा चुना गया कह सकते हैं सदन होता है, और इसके अंतर्गत जितने भी एमपीज होते हैं वो जनता के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब क्या है, इनके पास कानून बनाने का अधिकार है, कानून में सुधार करने का अधिकार है। नंबर 2 वित्तीय शक्तियां, इनके पास मनी बिल यानी कि वित्त संबंधित नीतियों पर भी फैसले लेने का क्या है, अधिकार है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, यानी कि इनके पास अधिकार होता है कार्यपालिका के जितने भी कह सकते हैं जो एम्प्लॉइज वगैरह यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके पास इनके पास अधिकार होता है कि वो उनसे क्या करवा सकते हैं, कार्य करवा सकते हैं। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, इनके पास संविधान में सुधार करने का अधिकार है, संविधान में चेंज करने का यानी बदलाव करने का अधिकार है, ठीक है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, यानी सीधी सी बात है, इन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों को हमने चुना है उन्हीं के आधार पर यह क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे मेन व्यक्ति कौन होता है, सभापति होता है, वो सारी नीतियां चलाता है, सारे फैसले लेता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और 1/3 सदस्य क्या करते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जो जनता के लाभकारी कार्यों पर क्या करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। राज्यसभा के कार्य और शक्तियां, यानी कि विधायी शक्तियां, इनके पास भी कानून बनाने का अधिकार है, कानून में सुधार करने का अधिकार है। कार्यपालिका शक्ति, यानी कि इनके पास भी जो भी अफसर वगैरह है, सरकारी अधिकारी, उनको फैसले देने का अधिकार है, यानी उनको निर्णय या डिसीजन सुनाने का अधिकार है। वित्तीय शक्तियां, समटाइम्स ऐसा होता है कि इनके पास भी वित्त विधेयक यानी बनी बिल पर कह सकते हैं अपनी राय देने का अधिकार होता है, लेकिन हर फैसले में नहीं होता। संविधान संशोधन की शक्ति, यानी इनके पास भी क्या है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। जो लोकसभा के काम है वो सारे इसके हैं, बस एक आध चेंज है। विविध शक्तियां, इनके पास ये अधिकार होता है कि कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति वगैरह या फिर कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनको उनके पद से हटाने का अधिकार होता है, तो उसमें भी अपनी क्या निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसलिए इनको उनके हटाने का भी पूरा अधिकार होता है। राज्यसभा की विशेष शक्ति है, यानी राज्यसभा के पास और भी कुछ विशेष अधिकार है। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, यानी जो हमारी राज्य सूची उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, इनके पास है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी कि जो पूरे देश के लोगों के लिए जो कह सकते हैं नीतियां बनाई जाती है उस पर भी इनका क्या होता है, पूरा अधिकार होता है। संसदीय विशेषाधिकार, यानी इनके पास कह सकते हैं संसद के लोगों के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उसके बारे में बात करें। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कह सकते हैं संसद में बोलने का अधिकार दिया जाता है। वो जनता के पक्ष में भी बोलते हैं और जनता के विपक्ष में भी बोलते हैं, तो इनको बोलने का पूरा अधिकार होता है। गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि संसद का सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन्हें क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ कानूनी मामलों में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
संसद की कार्यवाही का प्रकाशन, यानी कि संसद के जितने भी नियम वगैरह हो रहे हैं उसमें ये क्या कर सकते हैं, अपनी नीतियां चला सकते हैं और अपने सिस्टम को और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इनके पास कुछ प्रकार के विशेषाधिकार है, जैसे कि कानून पे अपनी मोहर लगाने का इनके पास अधिकार होता है और हर बड़े बड़े व्यक्ति को उनके पद से हटाने का भी इनके पास क्या होता है, अधिकार होता है। सामूहिक विशेषाधिकार, अब देखो सामूहिक विशेषाधिकार क्या होता है। सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब होता है सारे की सारी जनता को समूह में अधिकार दिए गए, यानी कि जो संसद में बैठी हुई जनता है उनके पास अधिकार है, तो वो सारी की सारी जनता के लिए क्या करते हैं, फैसले लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले की तरफ। भारत में क्षेत्रीय दल की विशेषता क्या है। देखो क्षेत्रीय दल क्या होता है, क्षेत्रीय दल वह दल होता है जो किसी पर्टिकुलर एक एरिया का होता है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है, वो नीतियां क्या है, फैसले क्या है, या फिर क्षेत्रीय दल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। भारत में क्षेत्रीय दल की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला क्षेत्रीय पहचान। क्षेत्रीय दल केवल और केवल किसी एक क्षेत्र के लिए काम करता है और वो एक क्षेत्र के लिए ही बेहतर से बेहतर उसे बनाने की या फिर बेहतर से बेहतर करने का क्या करता है, प्रयास करता है। पहचान आधारित राजनीति, ये केवल और केवल पहचान आधारित राजनीति करता है। जैसे मान के चलो टीएमसी, यानी कि तृणमूल कांग्रेस हो गया, या फिर कह सकते हैं एबीके, तो ये तमिलनाडु और कह सकते हैं बंगाल या फिर हर एक जगह की अलग अलग पार्टी है जो केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या करती है, काम करती है। करिश्माई नेतृत्व, कई बार क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से ना कुछ ऐसे व्यक्ति उभर कर सामने आ जाते हैं देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। उदाहरण के लिए 2013 में कह सकते हैं आम आदमी ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, उसी से नई पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, और उसी के जो कह सकते हैं सीएम के रूप में किसको चुना गया, अरविंद केजरीवाल, और उसने देश को और कह सकते हैं दिल्ली को और ज्यादा बेहतर करने का क्या किया, प्रयास किया। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति उभर कर सामने आ जाता है जो जनता के लिए क्या करता है, अच्छे से काम करता है। भारत में कुछ कह सकते हैं क्षेत्रीय दल प्रमुख शामिल है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, श्रोमणी अकाली दल पंजाब। अब इसके बाद है बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। बहुदलीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे दल को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। हर एक क्षेत्र के कह सकते हैं जो भी पार्टियां होती हैं वहां पर हर एक पार्टी को क्या मिलता है, महत्वपूर्ण मौका मिलता है। उसके बारे में इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, लोकतंत्र की मजबूती, जितने ज्यादा राजनीतिक दल होते हैं उतना ज्यादा हमारा लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत हो जाता है। सरकार की जवाबदेही, जितने ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं सरकार की जवाबदेही उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उन्हें उतना ज्यादा क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। बहुदलीय व्यवस्था की कुछ चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार क्या होता है सरकार तो बन जाती है गठबंधन की, लेकिन उसके गिरने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नीतियों की अनिश्चितता, मतलब कि कई सारे व्यक्ति होते हैं तो बहुत सारी नीतियां बनती है और इस वजह से कह सकते हैं कौन सी नीति फायदेमंद है, कौन सी नीति फायदेमंद नहीं है, इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान हो जाता है। वोट बैंक की राजनीति, इसके अंतर्गत क्या होता है, वोट बैंक की राजनीति को महत्व दिया जाता है कि ये क्या करते हैं, कई बार सिर्फ वोट पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल बहुत सारे तो है, लेकिन ये कई बार क्या करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, कई बार क्या होता है कि इसी कुछ बहुत सारी पार्टी है उनमें से नेता जो होते हैं अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, चीजों को महत्वता देते हैं और धीरे धीरे करके लोगों के बीच में जो कह सकते हैं नीतियां होती है और ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। भारत में राजनीतिक दल, अब देखो दो प्रकार के दल है, एक तो क्षेत्रीय दल है, दूसरा क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल तो पूरे देश के लिए हो गए और क्षेत्रीय दल किसके लिए हो गए, किसी एक क्षेत्र के लिए हो गए। पंजीकृत दल तीसरा पॉइंट है हमारा। ठीक है, पंजीकृत दल में क्या होता है कि केवल और केवल कह सकते हैं आपके कुछ जो दल होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होते हैं, उन्हीं को क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है। तो ये क्या होते हैं, पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड पार्टी। भारत में कुछ राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, अब तो आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। अब कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टी हैं जो किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, कहां पे, तमिलनाडु में। अभी कौन सी है, अभी एवी के आ गई है, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम। ठीक है, ये भी एक पार्टी है जो कहां पे, तमिलनाडु में। तेलुगु देशम पार्टी, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। बीजू जनता दल, ये कहां पर है, ओडिशा में। ये कुछ क्या थी, क्षेत्रीय पार्टी थी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। एकात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, इसके भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक एक के बात करते हैं। एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें केवल केवल किसकी चलती है, केंद्र सरकार की, यानी कि किसी एक सरकार की। एकात्मक सरकार की विशेषताएं, केंद्र का सकेंद्रीकरण, मतलब कि सारी सारी शक्ति किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकारों की अधीनता, मतलब जो राज्य सरकार होती है वो इनके अंडर रहकर क्या करती है, काम करती है। एकल संविधान, देश के लिए एक ही संविधान होता है और सभी के लिए क्या होता है, वो फायदेमंद होता है और सभी के लिए जरूरी भी होता है। एकात्मक सरकार के लाभ, एकता और अखंडता, यानी देश के बीच में एकता बना के रखेंगे, अखंडता बना के रखेंगे। निर्णय लेने की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। मैंने पूरा पढ़ा रखा है पहले क्वेश्चन, बस आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें एक बार मैं सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। सरकार की स्थिरता, अब क्या होता है कि एक ही पार्टी की सरकार है तो लंबे समय तक बरकरार रहती है क्योंकि मतभेद करने वाले क्या होते हैं, कम लोग होते हैं। एकात्मक सरकार की कमियां, यानी इसकी कुछ कमियां हैं। केंद्र का अत्यधिक प्रभाव, कई बार क्या होता है केंद्र के बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी, यानी सीधी सी बात है, स्थानीय जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, कई बार वो छोड़ देते हैं, पर्टिकुलरली किसी एक एरिया के लिए वो क्या नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते और पूरे देश के लिए काम करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत सारी की सारी नीतियां बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे एक रेस हो रही है और रेस में जो सबसे आगे आता है वो जीत जाता है, तो इसी को सिस्टम को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति सभी के बीच में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक एक करके इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी पार्टियां होती हैं, उनमें से जो भी सबसे ज्यादा सीटें लेके आता है वो जीत जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं, सरल और समझने में आसान, यानी ये सरल होती है, समझने में आसान होती है, क्योंकि जो जीतता है उसकी सरकार बनती है। तेजी से परिणाम, यानी कि सीधी सी बात है ना, जो जीत गया वो जीत गया, यानी उसकी सरकार बन गई और रिजल्ट भी जल्दी आ गया। स्थिर सरकार, इसमें ये नहीं होता बहुमत लेके आना है या गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसके सबसे ज्यादा वो जीत गया और उसी की सरकार है लंबे समय तक। मजबूत और जवाबदेही प्रतिनिधित्व, मतलब कह सकते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा जो सीट लेके आता है उसकी जीत भी होती है और वो धीरे धीरे करके संपूर्ण क्षेत्र पर क्या करता है, अपना अधिकार भी कर लेता है। कम प्रशासनिक जटिलता, मतलब कि सीधी सी बात है ना, आप देखो ये जीत कर आ गए तो इनके पास पूरा अधिकार है और ये 5 साल तक क्या करेंगे, सरकार को चलाएंगे, तो इसीलिए इनके पास सारे के सारे अधिकार होते हैं, जिससे अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर कर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसके कुछ गुण है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या होता है, साफ तौर पे इन्होंने ये बताया कि जितनी भी पार्टियां होती है ना, उसमें से जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं सीटें ले आता है वो जीत जाता है, यानी जिनकी संख्या ज्यादा होती है उन्हीं की हमेशा जीत रहती है, ये इसका फायदा। मतों का विभाजन, यानी कि सारे के सारे वोट बढ़ जाते हैं लेकिन बहुमत की जरूरत नहीं होती। रणनीतिक मतदान, यानी कि पूरे के पूरे उसमें रणनीतिक मतदान हो रहा है, सभी के बीच में मतदान अच्छे से किया जाता है और चीजों को बेहतर करने का प्रयास किया। बहुमत के बिना जीत, इसमें बहुमत की जरूरत ही नहीं होती और आराम से सब क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। स्थानीय प्रतिनिधित्व की समस्या, यानी किसी एक स्थान के लोगों का क्या नहीं होता है, उनका समर्थन नहीं होता है और उनको इतना ज्यादा महत्व भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन था, अगले की तरफ चलते हैं। समानुपाती प्रणाली क्या होती है? समानुपाती प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें सारे के सारी जितनी भी पार्टियां होती हैं वो जीत प्राप्त करती हैं, तो जितने परसेंट वो सीटें प्राप्त करती है उतनी परसेंट उन्हें सरकार में क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, मतलब सब सरकार में होते हैं। ठीक है, कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं, जिसको जितनी परसेंट की सीट मिलेगी उतने परसेंट पे उसका क्या होगा, अधिकार होगा। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, इसका सबसे पहला फायदा क्या होता है कि हर व्यक्ति को यहाँ पर कह सकते हैं पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, यानी जितने भी जिनकी संख्या कम है ना, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और उन्हें भी सरकार में आने का क्या मिल जाता है, मौका, क्योंकि एक सीट भी अगर लाते हो तो आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मतों का सही उपयोग, यानी कि इसमें आप किसी को वोट देते हो तो आपका वोट बेकार नहीं जाता, सब सही रहता है। विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व, मतलब कि हर एक के विचार को, हर एक के थॉट्स को क्या मिलता है, इंपॉर्टेंस मिल जाती है, तो हर एक की सुनी जाती है, समझी जाती है। कम मतों की बर्बादी, यानी जो लोग होते हैं उनके जो जो उन्होंने वोट डाला होता है वो बर्बाद नहीं होता, क्योंकि जितने भी लोग जीत कर आए सबने अपनी इन्वॉल्वमेंट निभाई। अधिक प्रतिनिधित्वकारी सरकार, यानी कि ये एक ऐसी सरकार होती है जो सबके लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है। समानुपाती प्रणाली की कुछ कमियां उसके बारे में बात करते हैं। जटिलता, कई बार क्या होता है, इसमें मुश्किलें आती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें फैसले लेने में क्या होती है, उतनी समस्या। अस्थिर सरकार, अब देखो सरकार बन तो जाती है लेकिन क्या होता है, हमेशा मनमुटाव चलते रहते हैं, कोई किसी की सुनता है, कोई किसी की नहीं सुनता है। वो जिसकी 1 सीट आई है वो भी कहता है मैं भी सरकार में हूँ, जिसकी 10 आई है वो भी कहता है, जिसकी 100 आई है वो भी कहता है, तो इसीलिए इनके बीच में मतभेद ज्यादा क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। छोटे दलों का प्रभाव, इसमें सबसे ज्यादा छोटे दल का प्रभाव होता है, वो भी सरकार को, वो भी बड़े स्तर पर आने का क्या करता है, प्रयास करता है। गठबंधन सरकार है, कहने का मतलब क्या है, गठबंधन की जो सरकार होती है वो वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और गठबंधन में सारी की सारी नीतियां उनकी बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि मान के चलो कई बार क्या होता है, गठबंधन तो इनके बीच में बना नहीं होता लेकिन फिर भी सब सरकार में होते हैं, लेकिन इनके बीच में प्रतिनिधित्व सबका बराबर नहीं होता है, इस वजह से क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं फैसला लागू करना, कुछ लोग कहते हैं फैसला लागू नहीं करना। नेतृत्व की कमी, हमेशा क्या होता है, लीडर इसमें बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी कि कोई एक कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं होता जो देश को चला सके, क्योंकि सबकी हमें सुननी पड़ती है। ये भी क्वेश्चन खत्म, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिश्रित प्रणाली का वर्णन कीजिए, मतलब मिश्रित प्रणाली क्या होती है? मिश्रित प्रणाली मतलब जिसमें समानुपाती प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली या फिर संसदीय प्रणाली या फिर कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली, सारी की सारी व्यवस्थाओं को मिक्स कर दो और बता दो, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको बता दो। निष्पक्षता और स्थिरता, यानी इसके कुछ फायदे हैं, तो वो क्या है, निष्पक्षता और स्थिरता। कहने का मतलब क्या है कि इसमें निष्पक्ष होकर फैसला लेना पड़ता है और सरकार स्थिर रहती है। विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व, हर एक के विचारों को यहाँ पर कह सकते हैं समझने का मौका मिल जाता है। मतदाताओं की पसंद, हर मतदाता अपनी मर्जी से इस सिस्टम में क्या करता है, अपनी इन्वॉल्वमेंट निभा। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं उनको भी अपनी बात को रखने का पूरा क्या मिलता है, मौका मिलता है। संतुलित सरकार, सरकार जो होती है संतुलित होती है, बैलेंस बनी हुई होती है और मतलब कि
हर तरीके से अच्छे तरीके से सरकार को चलाने का पूरा क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। मतदाताओं की भागीदारी, यानी जितने भी मतदाता होते हैं उनकी क्या होती है, भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। मिश्र प्रणाली की कुछ कमियां, जटिलता, कई बार क्या होता है इतने सारे सिस्टम होते हैं तो कौन सा हमारे लिए सही है कौन सा सही नहीं है तो उसको समझने में दिक्कत। अस्थिरता, सरकार कई बार बनती है कई बार गिरती रहती है तो इस वजह से भी दिक्कत बनी रहती है। मतदाताओं का भ्रम, मतलब कि जितने भी मतदाता होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनका भ्रम रहता है कि उन्हें अब भी वोट देना, अब वोट देना, तो हर सिस्टम के अनुसार वोट देना पड़ता है तो इन्हें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि उन्हें लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ गलत। प्रशासनिक चुनौतियां, उनका प्रशासन जो होता है कई बार सिस्टम को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो इस वजह से प्रशासन भी अच्छे से क्या नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या है, कई बार जो सरकार है अच्छे से काम कर पाती है, कई बार नहीं कर पाती। ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादातर बच्चों तक क्या करना है, शेयर करना है। जैसे आपने पढ़ाई की है वैसे वो भी कर सके, और सोल के एग्जाम हो, नॉन कॉलेज के हो, या फिर कह सकते हैं इग्नू के एग्जाम हो, आप उन सब में क्या कर सकते हो, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो, उसमें आप बात कर सकते हो, मतलब कि अपने अच्छे नंबर वगैरह ला सकते हो, तो ये आपका फायदा है, ठीक है। नोट्स की पीडीएफ जो होगी मैं आपको कुछ समय बाद क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।